नमस्कार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर कैपिटल टीवी का खास शो बैटल ऑफ बंगाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। अब एक बात तो चुनाव से पहले धीरे धीरे साफ होती नजर आ रही है। एसआईआर की आंच ने सत्ता के किले को असहज कर दिया है और यही वजह है कि ममता बनर्जी खुद मैदान में उतर आई है। सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में ममता बनर्जी ने मोर्चा खोल रखा है और उधर बंगाल में ममता के खिलाफ मोर्चा खुल गया है। दरअसल कोलकाता के आनंदपुर इलाके में लगी भीषण आग ने अब ममता को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अग्निकांड को लेकर ममता सरकार की पुलिस प्रशासन सवालों में है। तो वहीं पीएम मोदी ने मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए मृतक के परिजनों को मुआवजे देने का ऐलान कर दिया। इधर ममता का दिल्ली प्लान भी पूरी तरह से फेल हो गया है। दरअसल आज एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। इस दौरान ममता बनर्जी ने अपनी दलीलें कोर्ट के सामने रखी। ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल को टारगेट किया जा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ममता को खूब फटकारा। तो आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ, कैसे ममता का दिल्ली प्लान फेल हुआ, आज इसे बताएंगे। साथ ही आईपैक के कोलकाता ऑफिस पर डाली गई रेड मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अब 10 फरवरी को सुनवाई होगी। तो क्यों टली ये सुनवाई, इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही इन सब के बीच बंगाल में ईडी की रेड ने भी ममता को परेशान कर दिया है। तो बैटल ऑफ बंगाल में कैसे फंसी ममता, इस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, ममता बनर्जी तो पिछले 3 दिनों से दिल्ली में डेरा डाली हुई है। आज सुप्रीम कोर्ट में भी एसआईआर को लेकर वो दलीलें पेश करने के लिए पहुंच गई। कैसे सुप्रीम कोर्ट में आज ममता फंसती दिखाई दी? देखिए, पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि अपनी सत्ता को बचाने के लिए ममता बनर्जी की निर्ममता और इनसेंसिटिवनेस, कि आपकी वोट बैंक के ऊपर दिक्कत हो रहा है, एसआईआर को लेकर के आपको समस्या है, अपनी सत्ता बचानी है, कूद फांद करके आ गई दिल्ली, खुद सुप्रीम कोर्ट में जाकर के खड़ी हो गई। 25 लोग मारे गए, आग में जल गए। जहां ये रहती है 10 किलोमीटर दूर पे वो आनंदपुर है, वहां नहीं गई। क्यों? पोल पट्टी खुलेगी। 30 घंटे तक लोग अंदर भट्टी में जलते रहे। और यह सिर्फ आग कोई एक्सीडेंट नहीं है। ये 25 लोगों की जो मौत हुई है वो किसी एक्सीडेंट का नतीजा नहीं है, इट्स अ मर्डर। फर्जी जमीन के ऊपर, वेटलैंड के ऊपर आप परमिशन देते हो, सिंडिकेट चलता है, ये टीएमसी, ये जो वाव मोमो उसी का था ना गोदाम। कौन है ये? उसका सीईओ। ममता बनर्जी के साथ क्या रिश्ता है, ये सब चीज सामने आना चाहिए। आपने क्या किया? आपने छोड़ दिया, गई नहीं। 25 लोग जल गए भूंजे की तरह, ममता बनर्जी गई नहीं और भाग के आ जाएंगे। कहां? यूपी में कहां कुछ हो रहा है, वहां चलो देखने के लिए। ये राजनीतिक गिद्ध, जो मैंने कहा, ये निर्ममता, राजनीतिक की निर्ममता जो है वो देखने को मिल रहा है। जहां वोट बैंक के लिए दिक्कत होगा वहां पे आप देखो। तो अब देखिए, वहां पे ह्यूमन राइट कमीशन वाले भी पहुंच गए हैं। अब अमित शाह गए हुए थे, उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया। प्रधानमंत्री भी इसके ऊपर जो है लोगों को मुआवजा देने के लिए बात कर रहे हैं। बंगाल की मीडिया साइलेंट है। ये इतना बड़ा अग्निकांड यूपी में, लखनऊ में, बीजेपी रूल्ड स्टेट या दिल्ली में हो गया होता, 4 दिन तक ये सारे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो है वो पैदा हो गए होते एक से एक। लेकिन क्या है कि ममता बनर्जी को सिर्फ अभी अपनी हार दिखाई दे रही है और इसलिए उनको कुछ नजर नहीं आ रहा कि क्या आपने सिस्टम बनाया है। क्या भाई, कोई पूछताछ होगी, कोई जांच होगी कि भाई वहां गोदाम बना कैसे, किसका है, कौन है, नहीं है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका वेटलैंड है, उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते। आपके कौन लोग हैं उसमें, सब के देखिए सड़ांध है बंगाल।
उसके सिस्टम के बारे में बंगाल के बाहर के लोगों को जरा सा भी मालूम नहीं है और मीडिया की ये हिम्मत नहीं है कि वो सारी चीजों को बताए और उनकी मनमानी वहां पे चल रही है। बिल्कुल, ये घटना नहीं है, ये मौत नहीं है, ये सीधा सीधा मर्डर ही है, क्योंकि प्रशासन की इसमें बहुत बड़ी गलती, लापरवाही रही है। लेकिन क्या सर अब जांच होगी तो निष्पक्षता से जांच होगी, किस पे भरोसा किया जाए? क्योंकि पुलिस प्रशासन ममता बनर्जी का, क्या इसे छिपाने की कोशिश की जाएगी? आज तक पश्चिम बंगाल में जितनी भी घटनाएं सामने आई है उसमें कितनी निष्पक्षता से जांच एसआईटी की टीम ने की है, क्योंकि एसआईटी ममता बनर्जी की सरकार ने बनाई है। और एसआईटी की टीम अभी तक क्या की, वो मोमो वाले को गिरफ्तार करके ले गया, 2 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद उनको रिमांड पर लिया। पुलिस क्या खातिरदारी कर रही है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आग लगना एक दुर्घटना हो सकती है, लेकिन आग लगने के बाद तत्परता दिखाना और न दिखाना यह प्रशासनिक लापरवाही है। इसलिए जब गवर्नर गए तो प्रथम दृष्टया जैसे ही देखे, लोगों से बातचीत हुई, उन्होंने कहा प्रशासनिक लापरवाही। ये लापरवाही केवल लापरवाही है या कुछ और बड़ी साजिश है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन वहां पर लोग कुछ और बात कर रहे थे। वहां कुछ लोगों से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि आग लगने के बाद लोग बाहर निकलने की कोशिश किए, क्योंकि वो गोडाउन था और गोडाउन में अंदर कुछ ऐसे सामान रखे हुए थे जो तेजी से जल सकते हैं। लेकिन जब आग लगी तो उसके बाद दरवाजे पर वो लोग दस्तक देते रहे, बाहर से लॉक लगा हुआ था, वो बाहर निकल ही नहीं पाया। और अगर फायर ब्रिगेड की टीम ये 1 घंटा 1.5 घंटा के अंदर पहुंच गई होती, सही तरीके से उसे बुझाने की कोशिश की गई होती और उन लोगों को बाहर निकाला जाता, तो आज फॉरेंसिक टीम को उनके चीथड़े इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ती। कम से कम उसमें से कुछ लोग बच सकते थे। ये अभी 25 है या 27 है या 35 है, ये संख्या भी पूरी तरह से पता नहीं है। ये कहा जा रहा है कि 52 मजदूर थे, उसमें से कुछ बचाए गए, कुछ की मौत हो गई, कुछ की अस्थियां तक नहीं मिली है, कुछ के छोटे छोटे टुकड़े मिले हैं। अभी फॉरेंसिक जांच चल रही है, अभी डीएनए टेस्टिंग चल रही है कि कितने लोग मारे गए हैं, इसकी जानकारी नहीं है और चर्चाएं भी बंद हो गई। अभी भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया, उसके बाद गवर्नर की रिपोर्ट आई और फिर से यह देखा जाने लगा कि जब भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को उठा रही है तो कांग्रेस क्या कर रही है। अगर कांग्रेस वहां पर ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है तो कांग्रेस को भी कम से कम इस मुद्दे को उठाना चाहिए, ममता बनर्जी पर अटैकिंग मोड में आना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने तो एक दूसरे को सुरक्षित रखने की कोशिश की है, इसलिए साजिश की बू इसमें से आ रही है। और अब एसआईटी की जांच की मांग नहीं बल्कि सीबीआई जांच की मांग है। निष्पक्षता तभी माना जाएगा जबकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सरकार के अधिकारी भरोसेमंद रहेंगे, क्योंकि वो पूरी तरह से ममता बनर्जी को सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं। तो पुलिस वाले के खिलाफ जब ईडी वाले चार्जेस लगाते हैं, छापेमारी होती है, पुलिस ऑफिसर पकड़े जाते हैं कि वो स्मगलिंग घोटाले में थे, तो उसी पुलिस अधिकारियों के ऊपर जिस पर चुनाव आयोग भरोसा नहीं कर रहा, चुनाव आयोग अपनी टीम देकर रखा हुआ है, तो ऐसे में अब कैसे भरोसा होगा। इसलिए इसकी निष्पक्ष जांच के लिए जरूरी है कि इसके ऊपर ममता बनर्जी पर दबाव बनाया जाए और उसके साथ ही डिमांड और बढ़ाया जाए। जो अभी थोड़े मुद्दे उठे हैं, इसको चुनाव तक और बड़ा करना है तो कम से कम सीबीआई की जांच के डिमांड को और तेजी करना पड़ेगा। मतलब साफ नजर आ रहा है कि अग्निकांड को लेकर ममता फंस गई है। लेकिन सर, सुप्रीम कोर्ट में आज ममता कैसे फंसी? क्योंकि ये तो बड़ा गजब हो गया। इतिहास में पहली बार कोई मौजूदा मुख्यमंत्री, वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाती है, दलीलें पेश करती है। क्या कुछ हुआ है आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर? सुप्रीम कोर्ट में महाबेइज्जती हो गई है ममता बनर्जी की, क्योंकि पूरे प्रोसीडिंग्स के दौरान किसी भी जज ने एक बार भी ये कहा कि मैडम यू स्पीक। जब भी वो बोली सर आई वांट टू से समथिंग, वो कोई कुछ और बोल रहा है, वो बीच में, जो आदत है। चीफ जस्टिस को बहुत ही अच्छे तरीके से उनको रिबफ करना पड़ा। कैसे? उन्होंने कहा कि मैडम आपके पास बहुत अच्छे अच्छे लॉयर हैं, उनको अपना काम करने दो। कपिल सिब्बल हैं, दीवान साहब हैं, इतने बड़े बड़े, इतना बढ़िया लीगल टीम रखने के बाद आपको ये सब करने की जरूरत नहीं। और जो भी उन्होंने कहा, जैसे होता है ना क्रिकेट का खेल होता है तो गली मोहल्ले में कोई बच्चा खेलने आ जाता है,
उसी तरीके से चीफ जस्टिस ने उसे डील किया। उनकी किसी भी बातों को न कोई सीरियसली ध्यान दिया। उनको मालूम है ये पॉलिटिकल भाषण करने के लिए आई हुई है। 3 डिमांड लेकर के गई थी। इनकी जो अर्जी है उसमें पहले ही चीफ जस्टिस ने कह दिया कि भाई ऐसा तो पहले ही ऑलरेडी अर्जी हमारे पास है। आप चले गए 3 डिमांड को लेकर के अलग से नया अर्जी लेकर के। नंबर 1 कि भाई ये जो एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है, जितना जो अब तक आदेश दिया गया इलेक्शन कमीशन के द्वारा उसको निरस्त किया जाए। नहीं हो सकता, वो तो केस चल ही रहा है अभी। नंबर 2 उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि 2022 में जो लिस्ट तैयार हुआ था उसी पे चुनाव हो। ये जो एसआईआर में जो अभी चुनाव जो अभी तैयार होगा वोटर लिस्ट, इस पे चुनाव नहीं हो। मतलब ध्यान कहाँ है? लोग वहां भुखमरी से मर रहे हैं। वहां पे जो हालत है बंगाल की, वो हालत इतनी दयनीय है, दयनीय मत कहिए, नारकीय है, नरक बना करके रख दिया है। और यहां कि भाई ये जो एसआईआर हो रहा है वो वोटर लिस्ट नहीं चाहिए। फिर ये कहा कि अभी जो संदिग्ध लोगों का जो है जो वेरिफिकेशन चल रहा है इस पे बैन किया जाना चाहिए। ये तीनों केस में ममता बनर्जी को जो है वो झटका लग गया, कोई बात सुना नहीं किया। और दिल्ली आई तो ईडी का उधर खेल हो गया। ईडी से लड़ रही थी ना। ईडी ने एक कोयला स्मगलिंग घोटाले में छापेमारी की है। ये वही केस है जिसमें अभिषेक बनर्जी फंसे हुए हैं। अभी देखिए नया ईडी का काम क्या होगा। ये आई थी अपने पब्लिक को ये बताने के लिए कि देखो मैं जाऊंगी दिल्ली, इलेक्शन कमीशन को ठीक कर दूंगी, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के गरजूंगी, मैं सब ठीक कर दूंगी, और नहीं मानेगा तो फिर इम्पीचमेंट मोशन ले आऊंगी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ। ये सारे पर्पसेस दिल्ली में आकर के उनको बिल्कुल हार हासिल हुई। बिल्कुल, दिल्ली आना, चुनाव आयोग के दफ्तर जाना, काले कपड़े पहनकर ज्ञानेश कुमार से मुलाकात करना और आज सुनवाई के दौरान खुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद रहना, कैसे ममता बनर्जी का पूरा दिल्ली प्लान फेल हो गया? देखिए खाली हाथ लौटी हैं। पश्चिम बंगाल जाके वो क्या क्या बात करेंगी? जो परसेप्शन बनाने के लिए आई थी, 12 परिवारों को लेकर आई। क्यों? अगर पश्चिम बंगाल के चुनाव की बात करनी है तो कोलकाता में आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था, बताना चाहिए कि देखो इन लोगों के नाम के काटे गए हैं बावजूद इसके कि इनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं। आपको पश्चिम बंगाल में बताना चाहिए। लेकिन दिल्ली लेकर आई कि हम दबाव बनाएंगे चुनाव आयोग के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, और विपक्ष के कुछ नेता हमारा सहयोग करेंगे। वो तो हुआ नहीं, क्योंकि ऐसे ड्रामा तो राहुल गांधी पिछले 6 महीना से कर रहे हैं। तो लोगों को लगा कि ये राहुल गांधी के स्क्रिप्ट को ही दोहरा रही हैं। कांग्रेस वाले भी पीछे हट गए कि ममता बनर्जी के साथ मत दिखो। इसलिए ये 12 परिवार 14 परिवार से काम नहीं चलेगा। और सुप्रीम कोर्ट में जब ये मुद्दा चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले से ही कर रखा है कि आप लोग कोऑपरेट नहीं करते चुनाव आयोग को। बिहार के समय में ही कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि पॉलिटिकल पार्टियों को चाहिए कोऑपरेट करे, और जितने भी ऐसे नाम हटे हैं और अगर उनके पास अगर लीगल डॉक्यूमेंट्स है तो आप जाकर चुनाव आयोग से शिकायत कीजिए। आपके पास कितने 1,60,000 BLA नियुक्त की है ममता बनर्जी। 1,60,000, 80,000 बूथों पर BLA 1 BLA 2। अगर एक बूथ पर आपको लगता है कि SIR की प्रक्रिया बहुत गड़बड़ चल रही है और एक बूथ पर 800 से 1200 वोट में से अगर 10 ऐसे वोटर मिल गए, 10 भी वोटर मिल गए जिनका नाम जबरदस्ती काटा गया है, उनके पास डॉक्यूमेंट्स है, तभी भी संख्या बढ़कर 8 लाख हो जाएगी। कहां है 8 लाख की लिस्ट? इनके पास लिस्ट नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट भी दबाव पर नहीं आ सके। ये सुप्रीम कोर्ट गए, बताए नहीं देखिए हमारे अधिकारियों पर भरोसा नहीं है, ERO AERO पर भरोसा नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट में तो पहले ही एफिडेविट दायर कर चुका था। ये चुनाव आयोग ने कहा कि इस समय ममता बनर्जी जितने अधिकारियों को हम मांगते हैं कोऑपरेट करने के लिए कहते हैं, ये हमारे साथ कोऑपरेशन नहीं करते। अगर हमने मांगा कि AERO RO के लिए कम से कम SDO SDM स्तर के अधिकारी चाहिए, इन्होंने दिया नहीं, तो फिर हमें ऑब्जर्वर नियुक्त करना पड़ा। अब ममता बनर्जी कह रही है चुनाव आयोग बाहर से भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों से माइक्रो ऑब्जर्वर लेकर आए हैं और वो चुनाव आयोग 3800 माइक्रो ऑब्जर्वर हमारे खिलाफ तैनात करके रखा है। अगर माइक्रो ऑब्जर्वर बाहर से लाया गया तो इसके पीछे जिम्मेदारी तो आपकी है। आपने अधिकारी दिए नहीं, आपने कोऑपरेट किया नहीं,
तो उसके बाद उसे तो बाहर से ही लाना था। तो जो स्थितियां ममता बनर्जी की रही, मतलब 12 परिवारों का प्लान फेल हुआ, चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दबाव बनाने की राजनीति फेल हुई, और तीसरे स्तर पर विपक्ष को लेकर आई थी, मीटिंग कर रही थी कि देखो विपक्ष को साथ में लाएंगे और कहेंगे कि कम से कम कुछ हो या ना हो, इम्पीचमेंट मोशन का नोटिस तो दे दो। नोटिस कौन देगा? ये कांग्रेस वाले कह रहे थे कि ममता बनर्जी पिछली बार हम कह रहे थे इम्पीचमेंट करेंगे, इम्पीच करने के लिए नोटिस जारी करेंगे, इसने पीछे मोड़ लिया अपने आप को, तो अब हम इसके पीछे पीछे क्यों चले? तो इसलिए विपक्ष की एक पार्टी, अखिलेश यादव की पार्टी, जिनके साथ आजकल अच्छा संबंध है इनका, उनके अलावा किसी और ने भाव नहीं दिया। कम्युनिस्ट पार्टियां भाव नहीं देगी, तो इम्पीचमेंट मोशन की बात सिर्फ अपनी जुबान से कर सकते हैं, नोटिस भी जारी करने की औकात नहीं है। हालांकि बताया गया था कि कुछ बड़े नेताओं से मिलेगी, उसकी भी कोई खबर सामने नहीं आई। बड़े नेता इनसे मिलेंगे कौन? अखिलेश यादव बड़े नेता हैं तो उनसे मुलाकात होगी। अरविंद केजरीवाल से अच्छा संबंध है तो वो खुद ही भागा फिर रहा है। अभी पंजाब में था, पंजाब में बवाल चला कि स्कूलों की पुताई करवाई जा रही है आम आदमी पार्टी के झंडे के रंग से, तो उसके बाद वहां से भागकर फिर से गोवा चला गया। पता नहीं अब कौन से गोवा चुनाव की तैयारी चल रही है। तो अभी इनके बड़े नेताओं में कांग्रेस के नेता हैं जो इनसे दूरी बनाकर रखे हुए हैं, तो वामपंथी पार्टियां इनके आसपास नहीं जाना चाहती। तो बड़े नेताओं में अभी अखिलेश यादव इनकी नजर में है, जिनके साथ मुलाकात करके वापस जा रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो दिल्ली दौरे से बड़ी राजनीतिक पटकथा लिखने निकली ममता बनर्जी को उम्मीद थी कि अदालत और संस्थानों पर दबाव की रणनीति से नैरेटिव बदल जाएगा, लेकिन फिलहाल तस्वीर उल्टी दिखाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर मुद्दे पर खुद पहुंचकर दलीलें देने की कोशिश, चुनाव आयोग पर तीखे आरोप और टारगेट बंगाल का राग, ये सब सुर्खियां तो बनी, मगर कानूनी मोर्चे पर ममता बनर्जी को कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने साफ किया कि कई दलीलें पहले भी रिकॉर्ड पर है और अब जवाब चुनाव आयोग से मांगा गया है। एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी अब फंस चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ममता को झटका दिया है। उधर बंगाल में अग्निकांड का मामला गर्माता जा रहा है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।